जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा इस मौके पर यहां मेहमान खुसूस के बतौर मौजूद थे। उनके अलावा यहां पर विक्रमजीत सिंह, कमिश्नर सेक्रेटरी सनअत व तिजारत, और महमूद शाह, डायरेक्टर दस्तकारी और हैंडलूम भी यहां पर मौजूद थे। इस अवार्ड तकरीब का मकसद पश्मीना कारीगरों को खराज तहसीन पेश करना था, जो इस 700 साल पुरानी रिवायत में अपना हिस्सा डाल रहे हैं। एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि गुज़श्ता 3 सालों से जम्मू व कश्मीर की इंतजामिया ने पश्मीना सनत को बहाल करने के लिए हर मुमकिन कोशिशें की हैं। पश्मीना की बरामदात में इजाफा होना चाहिए क्योंकि इस सनत से 3 लाख से जायद कारीगर वाबस्ता है, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा। मैं एक्सपोर्ट जो ट्रेनिंग करके नहीं आए हैं, चाहे वो एम्ब्रॉयडरी करने की उनको मिले ताकि इज्जत और एहतराम की जिंदगी बसर करें। 50,000 रुपये का मित्रों, तेजी से बदलाव के इस दौर में ग्लोबलाइजेशन की चुनौतियों के सामने प्रतिस्पर्धा में टिके रहने के लिए हस्तशिल्प सेक्टर, पश्मीना से जुड़े बिजनेस को गुड गवर्नेंस, मार्केटिंग स्ट्रेटजी, इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ब्रांड प्रमोशन तथा क्वालिटी कंट्रोल, इस पर भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। हस्तशिल्प कलाकारों को मार्केट की डिमांड के अनुरूप कार्य करने के लिए समय समय पर मुझे लगता है गाइडेंस की, मार्गदर्शन की जरूरत होगी। मुझे प्रसन्नता है कि इस दिशा में तेमा जैसे इंस्टीट्यूशन प्रशासन के साथ मिलकर जागरूकता पैदा कर रहे हैं। भविष्य में इसे और तेज गति से हमें आगे बढ़ाना होगा। लेकिन सभी स्टेकहोल्डर को ये याद रखना चाहिए कि हम यथास्थिति से कभी संतुष्ट नहीं हो सकते। सुधार की, बदलाव की गुंजाइश बराबर रखती। प्रशासन और आर्टिजन से जुड़े इंस्टीट्यूशन को मिलकर निरंतर ऐसे कदम उठाने होंगे जो हस्तशिल्प सेक्टर को ज्यादा सशक्त और ज्यादा प्रतिस्पर्धी बनाने में मदद कर सके। हैंडलूम इंडस्ट्री के रिवाइवल के लिए 2020 में जम्मू कश्मीर प्रशासन ने एक नई पॉलिसी लॉन्च की थी। उसके माध्यम से ये कोशिश की गई थी कि जम्मू कश्मीर इंडस्ट्रियल प्रमोशन पॉलिसी के तहत जो भी इंसेंटिव्स हैं वो आर्टिजन और क्राफ्ट एंटरप्रेन्योर्स को उपलब्ध कराए गए। वन टाइम वर्किंग कैपिटल सब्सिडी, एक्सपोर्ट सब्सिडी के अलावा सभी आर्टिजन को ई कॉमर्स के माध्यम से ग्लोबल मार्केट तक कैसे पहुंचाया जाए। इधर जम्मू कश्मीर की साबिक वज़ीर आला और PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि मैंने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को इतने खराब हालत में कभी नहीं देखा जितना आज देख रही हूं। कश्तवाड़ में PDP यूथ लीडर बासिल डोलवाल के लवाहिकीन के साथ ताज़ियत और इजहार यकजहती के बाद मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि इस खत्ते के अवाम पहली बार शदीद मुश्किलात और मुसीबत से दो चार हैं। महबूबा मुफ्ती का कहना था कि इन हालात में PDP ही वो जमात है जो अवाम की बात करती है। बहुत मुश्किल हालात से गुजर रहा है इस वक्त जम्मू कश्मीर, लद्दाख समेत। और मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी लोगों को इतना मायूस, इतना तकलीफ में नहीं देखा जितना आज है, जिस किस्म का माहौल बनाया गया है। तो ऐसे में PDP एक वाहिद जमात है जो एक एजेंडे के साथ चल रही है। हम खाली इलेक्शन की बात नहीं करते हैं, बल्कि हम जम्मू कश्मीर के जो हालात है, इसको जम्मू कश्मीर को इस मुसीबत से कैसे बाहर निकाला जाए उसकी बात करते हैं। हमारा एजेंडा वही है। तो इसलिए मेरा वर्कर अपनी जगह खड़ा रहा, इन मुसीबतों में भी खड़ा रहा और इंशाल्लाह आगे भी खड़ा रहेगा। एक साथ मिलजुल के इनको इकट्ठा होके PDP को मजबूत करने का काम करना है, जो ये पीछे भी करते आए हैं वो आगे भी करते रहेंगे। इधर CPIM के सीनियर लीडर मोहम्मद यूसुफ तारगामी ने कहा है कि सरकार का मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी MSP का ऐलान किसानों के साथ धोखे के सिवा कुछ नहीं है, बल्कि ये वोट बटोरने के सिवा भी कुछ नहीं है। तारगामी ने कहा कि सरकार के पास गरीबों के लिए राहत की कोई स्कीम नहीं है, अलबत्ता राहत बड़े मगरमच्छों के लिए है। उन्होंने कहा कि MSP किसान की पैदावार की लागत का 1.5 गुना कीमत होनी चाहिए, वरना सरकार का ऐलान 5 रियासतों के इलेक्शन ट्रेंड के सिवा कुछ भी नहीं है। सरकार के पास राहत की कोई स्कीम नहीं। राहत की जो कुछ भी है
वो बड़े अमीर लोगों के लिए हैं, रईसों के लिए हैं, मगरमच्छों के लिए है। ये आज जो भी उन्होंने ऐलान किया मिनिमम सपोर्ट प्राइस का, धोखा है किसानों के साथ ताकि वोट बटोरे जाए। नहीं, ये लाजमन मैंने ये भी कहा कि ये धोखा है, इंतखाबी बड़ा झूठ है, धोखा है और कुछ नहीं। साफ तौर पर मैंने कहा कि महंगाई जब जो लागत आई है प्रोडक्शन पर उसके मुताबिक एमएसपी चाहिए, और जो बड़े साइंसदानों ने ये मुतालबा किया है, सिफारिश की है, 1.5 गुना कीमत मिलनी चाहिए जो लागत आई है किसान की पैदावार पर, जिसमें सेब भी शामिल है, और सरकार प्रोक्योर कर लें, तब जाकर बच सकता है किसान। ये सरीहन एक धोखा है किसान के साथ, महज इसलिए क्योंकि 5 स्टेटों में अभी चुनाव होने वाले हैं। ऐलान किया है, इससे पहले इनको किसान याद आया नहीं, चुनाव का बिगुल बज गया, देने के लिए कुछ रखा नहीं, आज तक दिया कुछ नहीं, और उम्मीद भी नहीं है इनको कि किसान अब की बार उनका साथ देंगे, और इसी वजह से उन्होंने ये झूठा ऐलान किया। इधर श्रीनगर में आज मुख्तलिफ सियासी जमातों के सैकड़ों वर्करों ने कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की है। इस सिलसिले में श्रीनगर में मुनक़दा तकरीब पर कांग्रेस के यूटी सदर वक़ार वानी ने उनका इस्तकबाल किया। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वक्त से कांग्रेस पार्टी में लोगों की बड़ी शमूलियत हो रही है। उनका यह भी कहना था कि अवाम इस बात पर अब मुत्तफिक है और जान चुकी है कि कांग्रेस ही वो जमात है जो मुल्की सतह क्या जम्मू कश्मीर सतह पर भी बीजेपी का मुकाबला करने की अहल है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की बढ़ती मकबूलियत से ही बीजेपी इंतखाबात कराने से कतरा रही है। अब्दुल मजीद खान फ्रॉम एनपी अलाई पार्टी तो पहले भी कहा, हर जगह मुसलसल 1 साल से कांग्रेस पार्टी में ज़बरदस्त ज्वाइनिंग हो रही है। आज भी श्रीनगर में आपने देखा हंड्रेड्स ऑफ लोग, अभी तो मैंने आधे ही ज्वाइन कराए, आप प्रेस वाले सामने आ गए तो वाइट देनी पड़ी, अभी बहुत हैं जो ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस जो है हर जगह एक्सेप्टेबल है, 90 की 90 कॉन्स्टिट्यूंसियों में एक्सेप्टेबल है, और अगर कोई बीजेपी को इस स्टेट से भगा सकता है, बीजेपी को ख़त्म करता है, हालांकि ख़त्म भी हो चुके हैं वो कांग्रेस ही है। तभी आपने देखा कांग्रेस में मुसलसल ज्वाइनिंग की वजह से, कंटिन्यू प्रोग्राम होने की वजह से, जम्मू के लोग जो जम्मू प्रोविंस के ज़्यादातर अब कांग्रेस की तरफ झुकाव में है, तभी बीजेपी इलेक्शनों से भाग रही है। अभी पार्लियामेंट का इलेक्शन ड्यू है, मगर असेंबली, पंचायत और लोकल पार्टीज इलेक्शन से बीजेपी भाग रही है। हम बीजेपी को चैलेंज देते हैं कि आप एक बार मैदान में आओ, आपको वो आईना दिखा देंगे लोग कि आपका एड्रेस भी अब नजर नहीं आएगा। श्रीनगर में आज ठेकेदारों के एक ग्रुप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा है कि सरकार एक नई पॉलिसी के तहत बड़े प्रोजेक्टों की तामीर का ठेका नए स्टार्टअप्स को दे रही है, जबकि उन ठेकेदारों को नजरअंदाज किया जा रहा है जिन्होंने ये बड़े काम इससे पहले अंजाम दिए और जो इस क्राइटेरिया को फॉलो कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में कायदे और लवाजमात को बराए ताक रखा जा रहा है, जिस पर सरकार को नजरसानी करनी चाहिए। फ्लड कंट्रोल जिसके तहत 27 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आते हैं, 4 एससीज आते हैं, उसको भी हमने एक टेंडर डाला था ब्यूटिफिकेशन ऑफ स्मार्ट सिटी, उसमें चीफ इंजीनियर आरएनबी इरिगेशन फ्लड कंट्रोल आउटराइटली उसको उसी टाइम रिजेक्ट किया, और उसमें उसने बोला कि ये क्वालिफाई नहीं करता है। क्वालिफाई वही टेंडर होता है जो ग्लोबल टेंडर होते हैं, और इसमें पाबंदी होती है सीवीसी गाइडलाइंस, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की गाइडलाइन और जीएफआर जो 2019 से जीएफआर फॉलो होता है यहाँ, वो बड़े प्रोजेक्ट्स में
फॉलो होता है। और मैं बताऊंगा, जब हमने स्टार्टअप के पेपर्स देखे हैं उसमें खाली उसने 5,000 का डिमांड ड्राफ्ट भरा और उसी पे उसको क्वालिफाई किया। मेरे ख्याल से श्रीनगर डेवलपमेंट का अथॉरिटी का जो वीसी है वो वेटरन ऑफिसर है। मेरे ख्याल से आपके माध्यम से मैं उस तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं। खासतौर पर कश्मीर वादी के अंदर जब से सर्दियां पैदा हो गई हैं तब से हम देख रहे हैं कि बिजली को लेकर चारों तरफ हाहाकार मचा है। गांव हो शहर हो, बिजली की बगैर शेड्यूल कटौती को लेकर लोक सरापा एहतजाज भी है। लेकिन आज श्रीनगर के अंदर पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की जानब से एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस दी जा रही है। पहले प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीडीडी क्या कुछ बता रही हैं, बिजली का सिनेरियो क्या है, आप तक पहुंचाते हैं। 10 रुपए तक पहुंच रहा है, जो हमारी एवरेज रेट है पर डे की 7 रुपए पर यूनिट। मगर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, जो बिजली हम लोगों को यहाँ के जो सप्लाई कर रहे हैं, जो बीपीएल का रेट है हमारा 1 रुपए 25 पैसा, जो उससे जो नेक्स्ट स्लैब है, जो 200 यूनिट तक का जो स्लैब है, 200 से जो 400 यूनिट तक का स्लैब है, हम 2 रुपए से 3 रुपए 80 पैसा तक हम लोग कलेक्ट करते हैं। ओवरऑल जो एवरेज बिलिंग रेट कमर्शियल इंडस्ट्रियल सब मिला के हम 4.5 रुपए में एवरेज बिलिंग रेट हमारी है। तो हम बिजली को सप्लाई करते हैं 4.5 में, हमें ये बिजली 7 रुपए एवरेज रुपए जो पर यूनिट खरीदनी पड़ रही है। मगर उसके बावजूद हम 7 रुपए के एवरेज में खरीद के 2100 मेगावाट का मोटा मोटी जो दोनों डिवीजन में बैलेंस करके सप्लाई करते हैं। मैं मानता हूं कटौती है, क्योंकि हमारी यहाँ डिमांड जो एवरेज डिमांड है अभी 2600 मेगावाट की, उसमें हम सिर्फ जो 2100 मेगावाट तक की हम पूरा कर पा रहे हैं। जो बैलेंस है 500-600 मेगावाट की जो यहाँ कमी है, उस वजह से हमें कटौती लगानी पड़ रही है। ये कटौती हम जो मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमने इसको जो निपटारा कर, क्योंकि पीक विंटर आने वाला है, हमारी जो डिमांड और बढ़ने वाली है, उसको सारा हम नजर रखते हुए, क्योंकि हम पीक विंटर में हमारे बाद में जो एक्सचेंज में भी पावर उपलब्धता नहीं होगी, तो उसके लिए हमने पुख्ता क्रम भी लिया है, उसका हमने स्टेप्स भी उठा। मैं कहना चाहता हूं कि एक हमारे जो पहला स्टेप है कि हमने यूपी गवर्नमेंट के साथ बैंकिंग यानी एक्सचेंज बार्टर सिस्टम को हमने लास्ट ईयर भी किया था, इस साल भी 500 मेगावाट का अरेंजमेंट किया, उसका पावर फ्लो स्टार्ट हुआ है। मगर फिलहाल हमें तकरीबन 100-110 मेगावाट ही मिल रहा है। पीक विंटर में उसकी उपलब्धता बढ़ जाएगी। दूसरा स्टेप हमने भारत सरकार से रिक्वेस्ट किया था, भारत सरकार हर साल, क्योंकि हमारी जो जनरेशन और कम हो जाएगी तो उपलब्धता कम होती है, भारत सरकार ने पिछले साल भी हमें विंटर में एडिशनल कोटा दिया था, वो कोटा भी भारत सरकार ने एलोकेशन दिया, उसका फ्लो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। जैसा पीक विंटर बढ़ेगा उसका फ्लो बढ़ते जाएगा। अभी फिलहाल उन्होंने 1350 टोटल जो अवेलेबल फूल है उसमें हमें 56% स्टैगर्ड वे में 56 होगा, बाद में 78 होगा, पीक विंटर में 90% भी स्टैगर्ड वे में बढ़ते जाता है। सो तीसरा स्टेप हमने जो अभी जो 500 मेगावाट एनटीपीसी से एनटीपीसी नहीं, जो पीएफसीएल के द्वारा, पीएफसी जो भारत सरकार का उपक्रम है उसके द्वारा भारत सरकार की एक शक्ति पॉलिसी, नई पॉलिसी है, उस नए पॉलिसी के हिसाब से जो कोयला को एक ट्रांसपेरेंट वे से बिडिंग के द्वारा उसको अलोकेट किया जाएगा, जो जनरेटिंग स्टेशन को सारे इंडिया में, वहां से उस पावर को ये जो भारत सरकार के जो निर्धारित जो संस्था है पीएफसी, वो बिडिंग करके उन्होंने ट्रांसपेरेंट बिडिंग प्रोसेस को चालू करके पावर प्रोक्यूर किया है। वो 5 रुपए के आसपास पर यूनिट पावर मिलेगी। 500 मेगावाट के पीपीए के सारे बंदोबस्त ऑलरेडी हो चुके, वो अंतिम चरण पर है पीपीए एंटर करने की। जैसे हमने 2-3 क्रम उठाए हैं, जो स्टेप्स उठाए हैं उसके हिसाब से, क्योंकि जितने हम एग्रीमेंट करते हैं वो पूरा पावर अवेलेबल नहीं होता। अगर 500 करेंगे तो हो सकता है कि 200-250, क्योंकि पावर अवेलेबिलिटी और एग्रीमेंट के बीच में गैप होता है, वो ऊपर नीचे चलते जाता है। तो हम एक ओवरऑल सिचुएशन को मैनेज करके जो जितना यहाँ पावर अवेलेबिलिटी की जो स्थिति है उसको मैनेज करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। माननीय एलजी साहब पिछले हफ्ते उन्होंने साहब ने रिव्यू लिया था, 2 दिन पहले चीफ सेक्रेटरी साहब ने भी रिव्यू लिया था। हम लोग पूरी तरह जो पावर के सिचुएशन को मैनेज करने के लिए और आने वाले विंटर को उसकी जो डिस्ट्रेस को उसको मैनेज करने के लिए हम लोग पूरी कोशिश में लगे हैं। और मैं
I'm confident that we will be able to manage this situation जैसा हमने पिछले साल मैनेज किया था। मैं उतना तो हम जरूर मेंटेन करेंगे, उसे थोड़ा सा बेहतर करने की कोशिश हमारी पूरी है। थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. Now I would like to request Honorable NG for his remarks. पहले तो मीडिया के सभी मित्रों का मैं स्वागत करता हूं। हिजर का दौर कुछ लंबा हो गया था, तो मुझे लगा कि अब मुलाकात होनी चाहिए। अभी प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीडीजी ने आपको पावर सिनेरियो क्या है जेएनके का बताया। ये सच है कि पिछले 3 वर्षों में हमारी ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन कैपेसिटी में काफी एक्यूमुलेशन हुआ है। पहले की तुलना में बिजली भी हम ज्यादा देने लगे हैं लोगों को, लेकिन दूसरा सच ये भी है कि हमारा घाटा भी बढ़ गया है। अभी जैसा प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीडीजी आपको बता रहे थे कि 10 रुपए पर यूनिट बिजली खरीद के 1 रुपए 25 पैसे पर यूनिट बिजली देने की भी स्थिति है। एक तो पहले से ही भारी सब्सिडी हम लोग दे रहे हैं, उसमें भी बिलिंग जो होती है उसमें कितना पैसा आता है आप सब जानते हैं। आरडीएसएस के अंतर्गत बड़े पैमाने पर मीटरिंग हो, इसकी कोशिश की जा रही है। जो पहले चरण में ये कोशिश है कि श्रीनगर जम्मू, उसके बाद जम्मू कश्मीर के बड़े शहरों में स्मार्ट मीटर लगाया जाए। कई प्रकार की भ्रांतियां लोगों के बीच थी, कुछ जानबूझ करके बनाई गई थी, उसके भी इंतजाम पीडी डिपार्टमेंट ने किए हैं। किसी को भी अगर संदेह है कि हमारी बिलिंग ठीक नहीं है तो मीटर टेस्ट किया जा सकता है। रैंडमली भी हम लोग टेस्ट करा रहे हैं, और जहां से शिकायत आ रही है उनके मीटर भी टेस्ट कराए जा रहे हैं। तो ये मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि एक तो मीटर से जो बिल आएगी वो सही आएगी, इसमें आपका सहयोग बड़ा अपेक्षित है, क्योंकि ये स्थिति लंबे समय तक चलाना ये बड़ा मुश्किल काम होगा। दूसरी कोशिश ये होगी कि जिन फीडर्स को 100% स्मार्ट मीटर से जोड़ दिया गया है वहां न्यूनतम कटौती, मिनिमम कर्टेलमेंट हो, और एक स्थिति हम लोग ऐसी बनाना चाहते हैं कि जो 100% मीटर फीडर जहां से पैसा मिल रहा है वहां 24 घंटे बिजली अगर लोग चाहते हैं तो 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराई जा सके। इसी संदर्भ में 18 अक्टूबर को माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो भारत सरकार की कैबिनेट हुई उसमें बड़ा महत्वपूर्ण फैसला हुआ है, और मुख्य रूप से मैं वही आपको बताने के लिए आपको आज यहां आमंत्रित किया हूं। 13 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी। प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे थे, सुन रहे थे। बिजली को लेकर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि हम मीटर को फीडर के साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे ताकि जो स्मार्ट मीटर वाले इलाके हैं वहां पर कम से कम बिजली की कटौती हो। लेकिन अहम बात जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट राजेश प्रसाद ने कही है, उन्होंने कहा कि अमूमन जम्मू कश्मीर के अंदर हम 1000 मेगावाट बिजली जनरेशन करते थे, जिसका कंजप्शन जम्मू कश्मीर में ही होता था, लेकिन पानी की सतह कम होने की वजह से सिर्फ 250 मेगावाट आज की डेट में हम प्रिपेयर कर रहे हैं। यानी 1000 मेगावाट के मुकाबले में इस वक्त जो जनरेशन है वो सिर्फ 250 मेगावाट है, जिसकी वजह से ये पावर क्राइसिस है। उन्होंने ये भी कहा कि यूपी से 500 मेगावाट जो बिजली है वो मंगवाई जा रही है और बहुत जल्द इससे सार्फिन को फराहम किया जाएगा ताकि जो पावर क्राइसिस है उस पर काबू पाया जा सके। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अपने मेजबान मीरीलाल हाजिर को दीजिए आज का स्पेशल रिपोर्ट यहीं पर इख्तिताम करने की इजाजत, इस वादे के साथ कि अगर जिंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह।